नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण और आज इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ मेरे उन साथियों से, मेरे उन छोटे भाइयों से जो सीयूईटी पीजी 2025 देंगे मार्च में, और वो भी पॉलिटिकल साइंस से। मैं अन्य सब्जेक्ट की चर्चा नहीं कर रहा, मैं सीयूईटी पीजी 2025 राजनीति विज्ञान की चर्चा कर रहा हूँ। मार्च में दोस्तों एग्जाम है, एंटी एग्जाम लेगा आपका, और आपने अधिकांश ने जिनको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रवेश लेना है उन्होंने धुआंधार तैयारी शुरू कर रखी है। मुझे पता है, मेरे पास खूब सारे फोन कॉल्स आते हैं प्रॉब्लम्स को लेके, तैयारी को लेके, कॉन्फिडेंस को लेके। देखिए, कॉन्फिडेंस मत खोइए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। बस मुद्दा ये है कि अब आपके पास जितने भी दिन बचे हैं उन दिनों का आप सदुपयोग करते हुए और अपने आप का पूरी ताकत, पूरी एनर्जी है वो झोंक दीजिए। आप जरूर एक अच्छे केंद्रीय विश्वविद्यालय से, नामी केंद्रीय विश्वविद्यालय से आपकी पीजी होगी। देखिए, किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय से देश के अधिकांश जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वो बहुत ही अच्छी है। इसका एक बेनिफिट तो ये होता है कि अगर आप किसी अच्छे केंद्रीय विश्वविद्यालय से, मैं ये नहीं कहता कि अकेला वो डीयू हो या जेएनयू हो, देश में और बहुत सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अगर यहाँ से आप पीजी करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, इंटरनेशनल रिलेशन में, तो एक तो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है बहुत ही अच्छा। जीवन में आप अधिकांश क्षेत्रों में वैसे ही आगे होते हैं जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीजी कर लेते हैं। दूसरा, आपका ज्ञान का स्तर बहुत अच्छा हो जाता है और आपका पीजी करते करते ही नेट जीआरएफ निकल जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आप करते हैं, क्योंकि यहाँ पढ़ने और पढ़ाने का जो सिस्टम है, माहौल है, वो बहुत ही अच्छा है। खैर, वो तो आप पे निर्भर करता है कि आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, लेकिन माहौल ठीक है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का। फैकल्टी बहुत अच्छी है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छा है, टीचर्स का, और बच्चे भी बड़े सिलेक्टेड बच्चे जाते हैं वहाँ। क्रीम जाती है उन यूनिवर्सिटीज में, आप उन्हीं क्रीम्स में से एक क्रीम आप भी हैं। तो आप तैयारी कीजिए अच्छी तरह से सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस की, और आप अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश लेके और न केवल अपने व्यक्तित्व का निर्माण कीजिए बल्कि अपना जीवन निर्माण और अपना अर्थ निर्माण भी कीजिए। कलाम एकेडमी ने सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस के ऊपर एक टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। इसमें बुकलेट मिलती है जिसकी हम चर्चा करेंगे। इसी में आपके टेस्ट सीरीज चलती है, टास्क बेस्ड ही है ये, बुकलेट बेस्ड है, यानी मॉड्यूल बेस्ड है। आपको पहले बुकलेट दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए, फिर पेपर्स दीजिए और फिर उसका सॉल्यूशन भी करवाते हैं। आज उसी सॉल्यूशन है जो पेपर मेजर टेस्ट 02 था, उसका सॉल्यूशन करेंगे अपन। तो पहले मैं कलाम एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज, उसकी विशेषताएं क्या, इसमें चर्चा कर लेता हूं और फिर आगे के अन्य मुद्दों पे अपन चर्चा करते हैं। ये है सीयूईटी पीजी 2025 पॉलिटिकल साइंस ऑनलाइन टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज। टोटल जो आपके टेस्ट होंगे वो 18 होंगे। 9 माइनर टेस्ट होंगे, यानी पूरे सिलेबस को 9 भागों में बांट दिया है। 4 मेजर टेस्ट होंगे, यानी हर 2 माइनर के बाद लगभग 1 मेजर होगा और उसका सिलेबस वही होगा, यानी आप दोबारा रिवाइज करेंगे उन्हीं चीजों को। फिर हाफ टेस्ट होंगे, एक 4 के बाद और एक 5 के बाद, यानी अब तीसरी बार करेंगे। और फुल टेस्ट होंगे, वो 3 होंगे। अब आप पूरे सिलेबस को चौथी बार कर रहे हैं। इन 18 टेस्ट में आपको सीयूईटी पीजी का जो सिलेबस एनटीए ने दे रखा है उसको 4 बार कर लेते हैं अगर आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। और 4 बार अगर कोई मैटर रिवाइज हो जाता है, इसका मतलब आपका मैटर तैयार है। टेस्ट सीरीज की जो फीचर्स हैं वो ये है कि ये हिंदी में भी है और इंग्लिश लैंग्वेज में, बाईलैंग्वेज है। इसी के साथ अगर आप ये टेस्ट सीरीज लेते हैं, कलाम एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके ऊपर ये टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हैं। ये 9 बुकलेट्स हैं, ये डाउनलोड मोड के ऊपर है, यानी पीडीएफ मिलेगी आपको इन बुकलेट्स की। आप बुकलेट्स निकालिए, तैयारी कीजिए, फिर टेस्ट दीजिए। बुकलेट्स हैं, ये 9 बुकलेट्स हैं, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है।
ये कुल मिला के जो बुकलेट है ये डिटेल टाइप नोट्स हैं ग्राफिकल डिजाइन के साथ, ताकि आपको सब्जेक्ट की समझ थोड़ी और बेटर हो जाए, अच्छी हो जाए। वीडियो सॉल्यूशन की हम कर ही रहे हैं, ये मैं चर्चा कर ही रहा हूं आपसे, वीडियो सॉल्यूशन ही करवा रहा हूं मैं अब आपको। एमसीक्यूज हर एक टॉपिक के साथ दिए हुए हैं बुकलेट के अंदर। जैसे कोई एक टॉपिक आया, इक्वालिटी आई, या कोई थिंकर आया, वीर सावरकर आया, तो उसके जैसे ही वो पूरा होगा उसके पीछे एमसीक्यूज दिए हुए, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस की नेचर कैसी होती है, क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, कहां से क्वेश्चन उठते हैं। उसके साथ साथ पीवाईक्यूज भी दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चंस हैं और हैं वो भी दिए हुए हैं इसी के साथ टॉपिक वाइज, तो आपको वो भी पता चल जाएगा। और इतना सारा केवल इस प्राइस में, और ये शुरू हुई थी 20/12/2024 को और कंप्लीट हो जाएगी आपका एग्जाम होने से पहले 15/3/2025 को। तो आप इन बुकलेट्स के सहारे तैयारी कीजिए। आप बेसिक बुक्स हैं वो तो पढ़ते ही रहिए, ये बुकलेट्स भी आपके लिए बहुत सहायक होगी, क्योंकि हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ के और उसके मैटर को मर्ज करके ये बुकलेट्स तैयार की है, बड़े साइंटिफिक तरीके से, बड़े तरतीब से बुकलेट्स तैयार की गई है। आप आज भी ज्वाइन करते हैं, किसी भी डेट को ज्वाइन करते हैं, फ्यूचर भी ज्वाइन करते हैं, तो आपको बहुत सारा फायदा होगा इसका। तो सेकेंड ईयर के बच्चे जो अगली बार फाइनल में आएंगे वो भी इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं, जो फाइनल में है और जिनको सीयूटी पीजी देनी है वो भी इसकी तैयारी करें, या जिन्होंने फाइनल कर ली है और लेकिन पीजी करने का मन सब बना है उनका, तो वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए करना कुछ नहीं होगा, आपको कलाम अकेडमी ऐप डाउनलोड करना होगा, उसके टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाना होगा और वहां सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस को परचेज करना होगा। वहां आपको सारी बुकलेट, सारा मटेरियल और सारी टेस्ट सीरीज वहां मिल जाएगी आपको। अब ये जो बुकलेट्स थी, ये वाली बुकलेट्स है, ये बाईलैंग्वेज है बुकलेट्स, इंग्लिश वालों के लिए भी है और ये हिंदी में भी है, ये दोनों। और टोटल बुकलेट्स हैं वो 9 है। बुकलेट्स का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि पूरे सिलेबस को 9 भागों में बांट लिया गया है। जैसे थिंकर्स मान लेते 9 है, तो हर एक बुकलेट में एक थिंकर होगा, वेस्टर्न थिंकर, इंडियन थिंकर होंगे, थ्योरी होगी, फिर इंटरनेशनल होगा। यानी कोई एक बुकलेट कोई एक चीज को लेके नहीं है, या एक थिंकर को लेके, या वेस्टर्न थिंकर को, इंडियन थिंकर को, या पॉलिटिकल थ्योरी को लेके, या कंपैरेटिव को लेके, इंटरनेशनल को लेके नहीं है, बल्कि डिवाइडेशन किया गया टॉपिक वाइज इनका। और ये टोटल 9 बुकलेट्स हैं आपकी। तो आप इन बुकलेट्स के सहारे अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। और अगर आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं 3-4 बार, रटने की कोशिश मत करना, थोड़ा थोड़ा समझ के कर लेना। कुछ एक बेसिक बुक्स अगर आप साथ में पढ़ रहे हैं तो और ही ज्यादा अच्छा है, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। बार बार थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन आंसर की, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। जिन साथियों को ये अगर टेस्ट सीरीज पसंद आए तो अपने साथियों को जरूर बताएं, अपने छोटे भाई बहनों को जो तैयारी कर रहे हैं वो भी जरूर बताएं कि अगर ये आप ज्वाइन करते हैं, मिनिमम से रेट के ऊपर भी है, तो आपका फायदा जरूर होगा। क्योंकि ये टेस्ट सीरीज है, ये बताने के लिए है कि अगर आप रेगुलर तैयारी करते हैं और मैनेज करके तैयारी करते हैं, एक प्री प्रोग्राम बना के तैयारी करते हैं, अगर आप एक प्लान बना के तैयारी करते हैं, तो उसका फायदा कितना होता है ये टेस्ट सीरीज आपको बताएगी। क्योंकि आपको टारगेट देती है 5 दिन का, उन 5 दिन में आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा, ये आप पे प्रेशर बनाती है पढ़ने का। तो टेस्ट सीरीज का आपको जरूर फायदा होगा। सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहे हैं उनको, बस आपको कलाम अकेडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा उसके लिए। दोस्तों एक एक करके ये जो मेजर 2 है, मेजर टेस्ट 02, यानी 2 माइनर उसके बाद एक मेजर है। 2 माइनर का तात्पर्य 2 बुकलेट्स बार बार की, 2 माइनर में पहले माइनर में एक बुकलेट, दूसरे में दूसरी बुकलेट, तीसरे में तीसरी, चौथे में चौथी। हर 2 माइनर के बाद एक मेजर होगा, जो पीछे वाले को आपको पढ़ के आना, जो पहले आपने 2 माइनर दिए हैं उन्हीं में से मेजर आएगा। तो आज इसी की चर्चा करते हैं अपन। मैकियावेली के बारे में शब्दावली है, उसको सम्मिलित करनी है, ये मैच करना है टर्मिनोलॉजी को जो मैकियावेली के बारे में है, कि संपूर्ण रेनेसा मैकियावेली में है। द एंटायर रेनेसा इज इन मैकियावेली। लवर ऑफ फ्रीडम था मैकियावेली, जनता का मित्र था, फ्रेंड ऑफ द पीपल था, और बुराई का शिक्षक भी था। यानी केवल प्रशंसा नहीं, आलोचना भी है कि वो टीचर ऑफ एविल भी था। तो द एंटायर रेनेसा इज इन मैकियावेली, और ये कहना है हेराल्ड लॉस्की का, जो
ब्रिटेन के राजनीति विज्ञान के बहुत बड़े विद्वान थे, राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल थे, और बाद में जो लेबर पार्टी है जिसका भी प्रधानमंत्री है वहां स्टारमर, उस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, लेबर पार्टी के ब्रिटेन की, हार्ड लास्की। ये आजादी के प्रेमी है, ये कहना है मॉन्टेस्क्यू का, और ये फ्रेंड ऑफ द पीपल है, ये कहना है स्पिनोजा का, और ये बुराई का शिक्षक है, ये जरूर याद रखना कि ये बुराई के शिक्षक थे, और ये कहना है लियो स्ट्रॉस का। तो 2 3 4 2 3 4 और 1 2 3 4 एंड 1 इसका आंसर है वो सी है। जैसे कुछ छोटे छोटे कोटेशन आप अलग से लिख लें ताकि आपके याद हो जाए। होब्स की पुस्तक लेवियाथन का नाम क्या है? लेवियाथन का सही नाम ये है, द मैटर, फॉर्म एंड पावर ऑफ ए कॉमनवेल्थ, एक्सेंट्रिकल एंड सिविल, ये इसका पूरा नाम। तो आप एक बार देखेंगे तो मैटर, फॉर्म एंड पावर इसी से याद हो जाएगा, लेकिन इसको कहते हैं लेवियाथन, इसका पूरा नाम ये है। होब्स ने राज्य निर्माण का निम्न कौन सा कारण नहीं बताया था? राज्य निर्माण का होब्स ने बताया कि राज्य निर्मित क्यों होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन फॉर स्टेट फॉर्मेशन वाज नॉट गिवन बाय होब्स? आदिम अवस्था में युद्ध व संघर्ष की स्थिति कारण शांति चाहता है। मैन वांट्स पीस बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऑफ वार एंड कॉन्फ्लिक्ट, द प्रिमेटिव स्टेज या स्टेट ऑफ नेचर, कि प्राकृतिक अवस्था थी, उसमें युद्ध था, संघर्ष था, सभी का जीवन संकट में था, इसलिए वो शांति चाहता है। ये तो कारण है, राज्य इसीलिए तो बना था, शांति के लिए और जीवन रक्षा के लिए बना था। शांति के लिए वह एक दूसरे के साथ कृत्रिम समझौते के लिए सहमत हो जाता है। फॉर द सेक ऑफ पीस ही एग्रीज टू आर्टिफिशियल एग्रीमेंट विद ईच अदर, यानी वो ये भी सही है कि वो शांति होता है, इसके लिए वो कृत्रिम समझौता करता है कि चलो समझौता कर लेते हैं। कृत्रिम समझौते का पालन कराने के लिए एक निवारक शक्ति, एक रिट्रेट पावर का निर्माण की आवश्यकता होती है। यानी ये वो पावर है लेवियाथन जिसके पास इतनी शक्ति होती है कि सारे नागरिक उसके नियंत्रण में होते हैं, तभी शांति आएगी, तभी जीवन रक्षा होगी। संपत्ति की संस्था के उद्देश्य उत्पन्न आर्थिक असमानता की समाप्ति के लिए राज्य की आवश्यकता है। द नीड फॉर द स्टेट टू एलिमिनेट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अराइजिंग फ्रॉम द राइज ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, नहीं, ये जो कारण है कि संपत्ति की संस्था के उद्देश्य से उत्पन्न हुई आर्थिक असमानता, उसको दूर करने के लिए राज्य बना, इसके लिए नहीं बना था राज्य। ये तो कहना है रूसों का, इनका तो फिर भी कहना है, इनका ये कहना है कि संपत्ति की रक्षा के लिए बना था, आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए नहीं बना था। तो संपत्ति की संस्था के कारण राज्य उदय हुआ, यानी जब प्रॉपर्टी आई तो स्टेट आया, प्रॉपर्टी के झगड़े आए तो स्टेट आया। ये लोग का भी कहना है, रूसों का भी कहना है, लेकिन ये होब्स का नहीं कहना। होब्स तो कहता है कि राज्य है शांति के लिए, जीवन रक्षा के लिए। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। अनुच्छेद 40 आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक तत्व, इनका मिलान करना है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतें हैं, 41 में काम, शिक्षा, और ये है कि राज्य इनको उपलब्ध करवाएगा। अनुच्छेद 44 में अधिकार नहीं है, राज्य का ये कर्तव्य है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी है, कि सभी वर्गों के लिए, धर्मों के लिए, जातियों के लिए एक ही नागरिक संहिता हो, विशेष करके धर्मों के लिए। अनुच्छेद 48 कृषि व पशुपालन का जो गठन है वो साइंटिफिक बेस के ऊपर होगा, ये लिखा हुआ है। तो 1 2 3 और 4 ये बिल्कुल यही मिलान है इसका। डेविड ईस्टन की जो सिस्टम थ्योरी है, इसमें कार्य क्षमता बढ़ाने के वाले साधन के रूप में किसकी अवधारणा प्रस्तुत की है? What concept has David Easton presented as a means to increase the efficiency of the system? किस सिस्टम की एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी? ये तब बढ़ेगी जब सपोर्ट मिलेगी, समर्थन मिलेगा। तो जितना ज्यादा समर्थन मिलेगा, स्टेट की एफिशिएंसी
उसकी कार्यक्षमता उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। आमंड ने अपने व्यवस्था प्रक्रिया विश्लेषण का उन्होंने कौन सा सत्र नहीं बताया है। आमंड का जो विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ द सिस्टम प्रोसेस एनालिसिस हैज नॉट बीन मेंशन्ड बाय एनमंड। आमंड जो बताया है व्यवस्था का अनुरक्षण है, सिस्टम मेंटेनेंस ये जरूरी है व्यवस्था में। कन्वर्जन प्रोसेस भी होता है, इनपुट को आउटपुट में चेंज किया जाता है। कैपेबिलिटीज ऑफ सिस्टम है, सिस्टम की कुछ क्षमताएं भी होती है, सबकी अलग अलग क्षमताएं होती है, कैपेबिलिटीज होती है सिस्टम की। जो लिबरल सिस्टम होता है उसकी अलग कैपेबिलिटीज होती है, जो सोशल या फिर ये कम्युनिस्ट सिस्टम होता है उसकी अलग होती है, और आपका ये जो फासिस्ट होता है उसकी कैपेबिलिटीज अलग होती है, ये भी बताया है। लेकिन फीडबैक इसकी कोई चर्चा नहीं की उसने। प्रत्युत्तर फीडबैक, फीडबैक तात्पर्य होता है कि जो कुछ सरकार ने किया जनता ने उसके बारे में क्या सोचा, उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया की, ये फीडबैक होता है। निम्न में से किसने सार्वजनिक राज्य व निजी राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। ये जो निजी राज्य है और सार्वजनिक राज्य है, इस अवधारणा का जो प्रतिपादन किया है ये अर्ल लेथम ने किया है। निजी राज्य में से वो संस्थाएं जो है तो निजी, लेकिन वो राज्य को प्रभावित करती है, जैसे धर्म है, जातियां हैं, ये सारी। सार्वजनिक राज्य, सार्वजनिक संस्थाएं हमारी संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सारे। तो ये जो विभाजन है अर्ल लेथम का है। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपोनेटेड द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक स्टेट एंड प्राइवेट स्टेट। यानी दो प्रकार का स्टेट है, अर्ल लेथम का कहना है। अर्ल लेथम शिकागो स्कूल के बहुत बड़े विद्वान थे, और अर्ल लेथम को हम मूलतः तब पढ़ते हैं जब हम ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं, समूह सिद्धांत पढ़ते हैं, ग्रुप थ्योरी, तब अर्ल लेथम की चर्चा आती है। ऐसा राज्य है जिसके जो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है, उनके जो ग्राहक होते हैं वो देश के बाहर के लोग हैं। यानी वो खुद नेचुरल रिसोर्स है उसके पास, लेकिन उसके खुद के देश में उनकी डिमांड्स नहीं है, दूसरे देशों के ऊपर निर्भर है वो, और दूसरे देश इस वजह से उसका शोषण भी करते हैं, उसके प्राकृतिक संसाधन भी ले जाते हैं, और राज्य गरीब का गरीब ही रहता है। यानी वो प्राकृतिक संसाधन बेच के और अपने देश का संचालन करता है। ऐसे देश को उपजीवी राज्य, सबस्टेंटर स्टेट या किरायाजीवी राज्य बोलते हैं इसको। रेंटर स्टेट, जो रेंट पे दे के, जैसे अरब देश थे, ये अपने कुएं का क्या रेंट पे दे देते हैं, तेल के कुएं, और फिर अपना खर्चा चलाते हैं ये देश। तो रेंटर स्टेट या उपजीवी राज्य। भारत अमेरिका के मध्य कौन सा विवाद का मुद्दा नहीं है। एनपीटी और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए थे भारत ने। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, ये दोनों ट्रीटी इसलिए हुई थी जिसमें यह कहा गया कि अब भारत आगे से परमाणु विस्फोट नहीं करेगा। भारत ने कहा नहीं मैं तो करूंगा, इसलिए साइन नहीं किए। कृषि सब्सिडी को लेके भी विवाद है, भारत अपने किसानों को सब्सिडी देता है, अमेरिका मना करता है। जलवायु परिवर्तन, इसको लेके विवाद है। भारत का यह कहना है कि अमेरिका है वो जलवायु परिवर्तन में सही भूमिका नहीं निभा रहा है, वो ज्यादा प्रदूषण करता है और खर्चा कम करता है संसार में जलवायु परिवर्तन को सही करने के लिए। इंग्लिश में थोड़ा चेंज हो गया। इंपोजिशन ऑफ सुपर 301 ऑन इंडियन मेडिसिन, हाँ ये भी विवाद है। ये सुपर 301 लगा देते, फिर इनका भारत से है वो एक्सपोर्ट रुक जाता है। ये है क्वाड कोऑपरेशन, क्वाड कोऑपरेशन है, इस पे दोनों विवाद नहीं है बल्कि दोनों में सहयोग है। क्वाड में 4 देश है, क्वाड 4, क्वार्टर, यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये चारों आपस में हिंद प्रशांत का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को खुला रखने के लिए, नियम आधारित करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का इस क्षेत्र में पालन करने के लिए आपस में सहयोग कर रहे हैं। और कुल मिला के इनका उद्देश्य, मूल उद्देश्य यहाँ इस क्षेत्र में चीन को काउंटर करना, चीन की बढ़ती हुई शक्ति को रोकना हिंद प्रशांत क्षेत्र में, इसी के लिए क्वाड है। तो क्वाड पे तो सहयोग होता है, अमेरिका और भारत का विवाद नहीं है।
अमेरिका द्वारा किन देशों के मध्य युद्ध के समय 1962 में अपने नेवल फ्लीट एंटरप्राइजेस को हिंद महासागर में भेजा गया? ड्यूरिंग द वॉर बिटवीन विच कंट्रीज अमेरिका सेंट इज नेवल फ्लीट एंटरप्राइजेस ऑफ इंडियन ओशन इन 1962? देखिए, ये जो यूएस एंटरप्राइजेस है, ये जो नेवल फ्लीट है यूएस एंटरप्राइजेस, इसका नाम सही है यूएस एंटरप्राइजेस, ये 2 बार आया। पहली बार तो ये तब आया बंगाल की खाड़ी और इस साइड में या इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में, जब इंडिया चाइना वार हो रहा था 1962 में, तब तो इंडिया की सपोर्ट में आया था चीन को डराने के लिए। दूसरी बार ये 1971 में आया। जब ये 1971 में आया, उस टाइम भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था और ये भारत को डराने के लिए आया था पाकिस्तान के समर्थन में। 1971 का वो युद्ध जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो ये 2 बार आया हुआ है, 1962 में और 1971 में। 1962 में भारत का सपोर्ट करने के लिए और 71 में पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए। तो पहले भारत के सहयोग के लिए और दूसरा भारत को डराने के लिए दूसरी बार आया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इंडिया और चाइना। भारत, अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया के मध्य होने वाले मालाबार नौसैन्य अभ्यास का शुभारंभ कब हुआ था? ये जो चारों देश हैं ये क्वाड में भी सहयोगी हैं और ये मालाबार नौसैन्य अभ्यास करते हैं ताकि जो नौसेना वाला एरिया है उसमें सहयोग को बढ़ाया जा सके। और ये शुरू हुआ था 1992 में, शुरू हुआ था 1992 में। और इसका जो मेन पर्पज है वो इंडो चाइना का जो एरिया है उस एरिया में सुरक्षा को बढ़ाना है। 1992 में शुरू हुआ था ये मालाबार। पहले ये भारत और जापान के मध्य हुआ करता था शुरू में, इंडिया और जापान में। फिर इसमें यूएस जुड़ गया, फिर ऑस्ट्रेलिया जुड़ गया, ऐसे 4 देश हो गए अब इसमें। मालाबार नेवल एक्सरसाइज 1992। जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 37 में उल्लेखित है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं देश के शासन में मूलभूत है, आर फंडामेंटल इन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। देश के शासन में प्राथमिक है, प्राइमरी है, आर नेसेसरी इन द गवर्नमेंट, आर इनडिस्पेंसेबल, अप्रियारी है नहीं। अगर हम हूबहू देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि ये फंडामेंटल है। जो आर्टिकल 37 है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में क्या कहता है कि ये इनको एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता, इनको लागू नहीं करवाया जा सकता। एक दूसरा है इसमें लिखा हुआ कि ये शासन के मूलभूत है, फंडामेंटल है। तीसरा इसी में लिखा हुआ है 37 में कि राज्य की ड्यूटी होगी, सरकारों की ड्यूटी होगी कि जब वो पब्लिक पॉलिसी बनाए उस टाइम डीपीएसपी का ध्यान रखें। तो इसमें 3 बातें हैं और सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि ये फंडामेंटल है, सबसे बड़ी बात ये है कि इनको लागू नहीं करवाया जा सकता, ये परिवर्तनीय नहीं है। या ये अपरिवर्तनीय है। परिवर्तनीय नहीं है। 1991 के बाद भारत अमेरिका के संबंधों में परिवर्तन का कारण नहीं है। सोवियत संघ का विघटन हुआ, इससे परिवर्तन हुआ। What is not the reason for the change of Indian-America relation after 1991? Disintegration of the Soviet Union. इससे परिवर्तन हुआ। सोवियत संघ जो भारत का बहुत अच्छा दोस्त था, अब 91 में जब टूट गया तो भारत ने सोचा कि अब डूबते जहाज में चढ़ने का कोई फायदा नहीं है, तो उसने कल्टी मारी और अमेरिका के साथ हो लिया। चीन की चुनौती से निपटने के लिए चीन के विरुद्ध भारत को खड़ा करने की रणनीति अमेरिका की बिल्कुल सही है। अमेरिका ये चाहता है कि चीन को इस क्षेत्र में काउंटर करने के लिए भारत की शक्ति का यूज किया जाए। अमेरिका की नजर में भारत भविष्य की आर्थिक शक्ति है, ये भी है। अमेरिका और भारत के संबंधों में इसलिए भी चेंज आया कि अमेरिका को बहुत बड़ा बाजार दिखाई दे रहा था भारत के अंदर, चाहे वो उसकी मल्टीनेशनल कंपनी उसका जो माल है वो खपाया जा सके। 1991 में भारत द्वारा अमेरिका कंपनियों को निवेश हेतु आमंत्रित नहीं करना, नहीं, हमने तो आमंत्रित किया, हमने तो अब तक रेड कार्पेट बिछा रखे हैं कि अमेरिकन कंपनियां आए देश में निवेश करें, तो ये नहीं है।
इंडिया डिड नॉट इनवाइट अमेरिकन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन 1991। नहीं, ये कोई कारण नहीं है। बाकी है परिवर्तन के कारण, ये नहीं है। बाकी तो परिवर्तन के कारण है। भारत और अमेरिका के विदेश तथा प्रतिरक्षा मंत्री, द ज्वाइंट मीटिंग ऑफ द फॉरेन एंड द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड अमेरिका इज कॉल्ड। कि ये जो विदेश और प्रतिरक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक होती है, ज्वाइंट मीटिंग होती है, इसको क्या कहते हैं? इसको 2+2 डायलॉग बोलते हैं। और भारत 2+2 डायलॉग है वो 4 देशों के साथ करता है। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। तो एक दो फैक्ट्स और कर लेते हैं इससे रिलेटेड कि ऐसे जो 2+2 के डायलॉग है, 2 कौन है? एक देश का विदेश मंत्री, एक देश का डिफेंस मिनिस्टर, दूसरे देश का भी फॉरेन मिनिस्टर और दूसरे देश का डिफेंस मिनिस्टर। तो फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर भाग लेते हैं इसमें। अब इसकी शुरुआत भारत ने 2018 में की थी। 2018 से 2+2 के डायलॉग शुरू हुए। भारत 4 देशों के साथ ऐसे डायलॉग करता है। यूएस के साथ करता है, रूस के साथ करता है, जापान के साथ करता है और ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है। इन 4 देशों के साथ करता है। और 2+2 डायलॉग की शुरुआत 2018 में हुई थी। स्वतंत्र भारत में पहली बार आने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट टू विजिट इंडिपेंडेंट इंडिया? देश की आजादी के बाद पहली बार जो राष्ट्रपति है वो आए थे आइजनहावर। और आइजनहावर आए थे 1959 में। उसके बाद जिमी कार्टर भी आए थे जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। निक्सन भी आए हैं, जॉनसन शायद नहीं आए हुए। उसके बाद तो बराक ओबामा भी आए हुए हैं, बिल क्लिंटन भी आए हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप मोदी भी आए हुए हैं गुजरात में, अहमदाबाद में। तो सबसे पहले आइजनहावर आए थे। ये आप याद रखें, बहुत ही पूछते हैं ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य 2020 में बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता? ये बेका है, दरअसल एक का नहीं है, ये गलती से ई लग गया, बेका। और ये है भी BECA, बेका। Between which of the following 2 countries basic exchange and cooperation agreement बेका has been signed in the year 2020? ये बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट का तात्पर्य है कि सैन्य सहयोग बढ़ाना है दोनों देशों को एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के साथ सैन्य जो सूचनाएं हैं वो साझा करनी है, एक्सचेंज करना है। तो ये है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट। और ये इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के मध्य हुआ है। होब्स के अनुसार मनुष्य नहीं है, मनुष्य मनुष्यों का दास नहीं है। मिलान करना, एक तरफ थिंकर्स हैं, एक तरफ थॉट है। होब्स है उसका एब्सोल्यूटिज्म है, राजनीतिक निरंकुशता का समर्थक है होब्स, क्योंकि लेवियाथन के पास अपार शक्ति होगी तभी वो शांति रख पाएगा। लोक का कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, संवैधानिक शासन या लिमिटेड गवर्नमेंट, जहां राजा की शक्तियां सीमित होती है, होब्स की तरह असीमित नहीं होती। रूसो है उसकी पॉपुलर सोवर्निटी है, लोकप्रिय संप्रभुता है रूसो की, कि जो सरकार होगी वो सिर्फ कानून लागू करेगी, कानून बनाने का काम जनता खुद करेगी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी। तो संप्रभुता लोकप्रिय यानी जनता के पास ही होगी, जनता खुद अपने कानून खुद बनाएगी। और जॉन स्टुअर्ट मिल का है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ताकि अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व दिया जा सके। ये अल्पसंख्यकों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व देने का तरीका है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो ये होब्स का 4-3-2-1 इस पे बी में आ गया है। किस राजनीतिक चिंतक ने आत्मकथा में लिखा कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे और उसके भय को? कुल मिला के किस विचार की विचारधारा के ऊपर, तर्क और दर्शन के ऊपर फियर का बड़ा प्रभाव था? वो पैदा हुआ तो 7 मास का हुआ, तो वो भी भय ही है। और उसके बाद वो भय में ही रहा कि जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। पैदा हुआ उस टाइम में ब्रिटेन के ऊपर
स्पेन की नौसेना का हमले की आशंका थी, तो ब्रिटेन में बड़ा भय का माहौल था। ऐसी भय की वजह से उसकी माँ ने बच्चे को समय से पूर्व जन्म दे दिया, होब्स को। दूसरा, उसके जीवन में भय ही बना रहा, वो भागता रहा, फिर सिविल वार छिड़ गया, जिसको हमें गौरव ये आपके प्यूरिटन रिवॉल्यूशन बोलते हैं, वो छिड़ गई। उस टाइम भी गृह युद्ध था ये, तो वहां भी जीवन भय भी था। तो भय ता जिंदगी साथ रहा होब्स के, तो होब्स भी रहा तो भय भी साथ रहा। और इसी भय के कारण उसने लेवियाथन की रचना की, सामाजिक समझौते की रचना की और कृत्रिम राज्य की बात की और लेवियाथन की बात की, ताकि जीवन के को बचाया जा सके और मृत्यु के भय को दूर किया जा सके। तो ये है थॉमस होब्स का कथन है। सही मिलान करना है। ये पुस्तकें हैं, दरअसल बुक्स हैं। होब्स की जो पुस्तक है वो है लेवियाथन, लोक की है टू ट्रेटेज ऑन सिविल गवर्नमेंट और रूसो की है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये बुक्स की चर्चा है। तो ए का 3, सॉरी ए का 2, बी का 3 और सी का ए। राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया? देखिए, राज्य सर्वोच्च होगा इसका समर्थन मैकियावेली करता है, रामन और लोहिया नहीं करते। कौटिल्य के अनुसार धर्म, राज्य और ये इक्वल से रहते हैं। रूसो कहता है जनता श्रेष्ठ है, लेकिन मैकियावेली कहता है राज्य और राजा है वो श्रेष्ठ है, वो सर्वोच्च है, जो प्रिंस है वो। हालांकि कौटिल्य के विचार कुछ कुछ ऐसे हैं, लेकिन स्पष्टता नहीं है। हु सपोर्ट द सुपरमेसी ऑफ द स्टेट? मैकियावेली। राजा शेर की तरह साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, किसने कहा? द किंग शुड बी ए करेजियस एज ए लायन एंड एज कनिंग, चालू होना चाहिए एज ए फॉक्स, होशियार होना चाहिए लोमड़ी की तरह। इसलिए कि देखिए, शेर में एक कमी होती है कि वो चालाक नहीं होता, तो वो ना जाल में फंस जाता है और जाल को तोड़ नहीं पाता। लोमड़ी चालाक होती है, वो जाल को तोड़ लेती है। लेकिन लोमड़ी में एक कमी होती है कि वो डरपोक होती है। शेर की विशेषता होती है कि वो डरपोक नहीं होता। तो अगर एक व्यक्ति चालाक है और वीर है, तो उसमें दोनों ही गुण है, चालाकी और वीरता। यानी उसका मस्तिष्क भी काम कर रहा है और उसका शरीर भी काम कर रहा है। तो दो प्रकार की पावर एक राजा के पास होनी चाहिए, और ये कहना है मैकियावेली का। अपनी किस पुस्तक में मैकियावेली गणराज्य का समर्थन करता है? इन विच ऑफ हिज बुक्स डज मैकियावेली सपोर्ट द रिपब्लिक? मैकियावेली का जो आइडियल सिस्टम है वो रोमन रिपब्लिक है, जो पहले रोम में हुआ करता था ईसा के आसपास, और उसी को आइडियल सिस्टम मानता है। लेकिन वो कहता है ये सिर्फ आइडियल है। जनता चूंकि खराब है, झगड़ालू है, शक्ति प्रेमी है, चोर है, झूठी है, इसलिए निरंकुश राजतंत्र होना चाहिए व्यवहार में, लेकिन आइडियल रियल में तो होना चाहिए निरंकुश राजतंत्र, एब्सोल्यूट मोनार्की। लेकिन आइडियल सिस्टम के लिए वो गणतंत्र को अच्छा मानता है, रिपब्लिक को अच्छा मानता है। और ये लिखा हुआ है द डिस्कोर्स ऑन लिवी में। लिवी एक इतिहासकार था, उसी के नाम पे पुस्तक लिखी हुई है मैकियावेली की। इटली का इतिहासकार था लिवी। निम्नलिखित में इसमें किसका कथन है? चलो एक बार दोबारा पीछे वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रिंस है, ये डिस्कोर्स ऑन लिवी है, इसमें रिपब्लिक का समर्थन है, और द प्रिंस है इसमें एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की होता है निरंकुश राजतंत्र। तो कई बार पूछ लेते हैं, प्रिंस में एब्सोल्यूट मोनार्की है और डिस्कोर्स ऑन लिवी में उसने रिपब्लिक का समर्थन किया है। निम्नलिखित में से ये किसका कथन है कि संपूर्ण पुनर्जागरण यानी संपूर्ण रेनेसां मैकियावेली में ही है? Who among the following said the entire Renaissance lies in Machiavelli? और ये कहना है लोस्की का। कौटिल्य का जो राजमंडल या मंडल सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? देखिए, मंडल सिद्धांत है उसमें जो 12 राज्य हैं, ये तो ये याद रखें कि उसमें राज्य 12 हैं, और इसका संबंध विदेश नीति और अंतरराज्य संबंधों से। मंडल सिद्धांत या राजमंडल सिद्धांत, मंडल राज्यों का समूह है। तो फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरस्टेट रिलेशंस रिलेटेड है राजमंडल थ्योरी ऑफ कौटिल्य।
संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का प्रावधान निहित है? Which article of the Constitution contains the provision to separate the judiciary from the executive? ताकि जुडिशरी है वो स्वायत्त और स्वतंत्र रह सके कार्यपालिका से, और ये प्रावधान डीपीएसपी में नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 50 में है। देखिए यहाँ दो याद रखना, यहाँ सेपरेशन है वो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का है, न कि जुडिशरी और लेजिस्लेचर नहीं है, इसमें विधायिका और जुडिशरी का नहीं है, बल्कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का सेपरेशन है यहाँ। ये दोनों शब्द ध्यान रखना। कौटिल्य के लिए रूपदर्शक की अवधारणा का अर्थ है। फॉर कौटिल्य द कंसेप्ट ऑफ रूपदर्शक मीन्स, रूपदर्शक क्या होता है? तो कौटिल्य के अनुसार रूपदर्शक होता है सिक्कों का निरीक्षक का जो अफसर होता है, इंस्पेक्टर ऑफ कॉइन्स, जो सिक्कों की देखरेख करता है। नकली सिक्के तो नहीं आ गए हैं बाजार में, सिक्के कितने छप रहे हैं, कितनी खपत हो रही है, इसको रूपदर्शक कहते हैं। कौटिल्य के अनुसार राज्य से पूर्व की अवस्था क्या है, जिसको होब्स लोक रूसो प्राकृतिक अवस्था कहते हैं, स्टेट ऑफ नेचर बोलते हैं, उसको कौटिल्य अराजकता की अवस्था बोलता है, स्टेट ऑफ एनार्की बोलता है। स्टेट ऑफ नेचर जिसको बोला था उसको स्टेट ऑफ एनार्की बोलते हैं, जहां सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं और किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं है। इसको मत्स्य न्याय भी कहते हैं, यानी सिविल वार की कंडीशन होती है। कौटिल्य द्वारा मंडल सिद्धांत में जो प्रकृतियां दी गई है वो कितनी है? हाउ मेनी प्रकृतिज आर देयर इन मंडल थ्योरी या राजमंडल थ्योरी ऑफ स्टेट गिवन बाय कौटिल्य? ये 72 है, 72 याद रखनी पड़ेगी। 12 राज्य हैं, एक की 6 प्रकार की प्रकृतियां होती है, और 12 को 6 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब 72 आएगा, तो 72 है ये। ऐसे कंसेप्ट बहुत ही पूछे जाते हैं एनटीए के द्वारा। निम्न में से क्या नीति तत्वों में शामिल नहीं है? वाक एवं व्यक्ति स्वतंत्रता, समान नागरिक सत्ता, मद्यपान निषेध, कुटीर उद्योग को बढ़ावा। वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये तो फंडामेंटल राइट्स में है, मूल अधिकार में है। ये डीपीएसपी में नहीं है, नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है, ये मूल अधिकारों में अनुच्छेद 19(1)(a) में है। ये तो बाकी तीनों है ये डीपीएसपी में है। तो इसका उत्तर ये है, वाक और व्यक्ति स्वतंत्रता मूल अधिकार है, न कि नीति निर्देशक तत्व। राज्य की व्याख्या शक्ति व्यवस्था के रूप में किसने की है? Who explained the state as system of power? पावर होनी चाहिए राज्य के पास, और ये कहना है मैकियावेली का। निम्नलिखित विचारकों में से किस विचारक ने राज्य को एक नैतिक विचार और मानवीय आजादी की उच्चतम अभिव्यक्ति के रूप में देखा है? Which of the following thinkers has been stated as a moral idea and the highest expression of the human freedom? कि आदमी इसी में आके हाईएस्ट फ्रीडम प्राप्त करता है, ये मोरल संस्था है, ये ईश्वर के तुल्य है, ये गॉड है, ये येलगिस्ट है, महान है, और ये सब कहना है फ्रेडरिक हेगल का। हेगल जो जर्मनी का आइडियलिस्टिक थिंकर था, आदर्शवादी विचारक था। आदर्शवादी विचारक वो होते हैं जो राज्य को आदर्श व्यवस्था मानते हैं, राज्य को एंड मानते हैं, और जो आदमी होता है उसको मीन्स मानते हैं, साधन मानते हैं आदमी को, राज्य को साध्य मानते हैं। राज्य के कार्यों के समाजवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट थ्योरी ऑफ फंक्शन ऑफ द स्टेट इज, कि समाजवादी जो थ्योरी है वो कहती है कि राज्य है वो वेलफेयर के काम करेगा। तो राज्य कोई बुरी संस्था नहीं है, राज्य एक अच्छी संस्था है। तो राज्य आवश्यक बुराई है, नेसेसरी एविल है नहीं, एक नैतिक आदर्श है, आदर्शवादी मानते हैं। राज्य को एक आवश्यक बुराई लिबरलिस्ट मानते हैं, उदारवादी, कि ये बुराई है लेकिन मजबूरी है क्योंकि शांति रखनी है, वरना लोग मार देंगे एक दूसरे को, इसलिए रखना पड़ेगा इसको। एक नैतिक आदर्श मानते हैं इसको आदर्शवादी, ये हेगल और ये वाले कांट है, हेगल है, ग्रीन है, इसको नैतिक आदर्श मानते हैं। एक सकारात्मक अच्छाई है, ये समाजवादी मानते हैं, और एक आध्यात्मिक पक्ष है, ये गांधीवादी मानते हैं।
तो इसका सी है उत्तर। सकारात्मक अच्छाई एक ऐसी अच्छी अच्छाई है, एक पॉजिटिव गुड है जो लोगों का भला करता है, कल्याण करता है। कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग उल्लेखित कहां है? हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स शुड नॉट बी मिसयूज्ड मेंशन्ड आर। ये कहां मेंशन है? देखिए ये मेंशन है अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतें हैं, 42 में काम की अच्छी दशाएं हैं, मानवोचित दशाएं हैं, और 39A में निःशुल्क न्याय व विधिक सहायता है। समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता, इक्वल जस्टिस है, और निःशुल्क आपको विधिक सहायता मिलेगी। ये है 39A में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये अनुच्छेद 39 में है। निम्न में कौन सा दृष्टिकोण राज्य को एक साधन के रूप में नहीं मानता बल्कि राज्य को एक साध्य मानता है? Which of the following approaches does not consider the state as an instrument? इंस्ट्रूमेंट नहीं है बल्कि एक साध्य है, एक एंड है, एक लक्ष्य है, महान है, देव स्वरूप है। और ये मानना है फांसीवादियों का। जो फासिस्ट है वो मानते हैं। प्लूरलिस्ट राज्य को एक साधन मानते हैं, साध्य नहीं मानते। एनार्किस्ट है, ये राज्य को स्वीकार ही नहीं करते। इंडिविजुअलिस्ट है, ये राज्य की सत्ता को सीमित लिमिटेड करना चाहते हैं, स्टेट पावर्स को। लेकिन फासिस्ट इसको महान मानते हैं राज्य को, कि राज्य ही सब कुछ है, राज्य के बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ राज्य के अंदर है। निम्न है कौन सा राज्य को एक प्राथमिक संगठन प्राइमरी एसोसिएशन मानता है? कि राज्य एक प्राइमरी एसोसिएशन है जो लोगों को बड़ा प्रभावित करता है। और ये एंटोनियो ग्राम्सी जो इटली का एक साम्यवादी विचारक था उसका कहना है। Who among the following consider the state as the primary association? ग्राम्सी। आर्थिक और सामाजिक जीवन में अत्यधिक हस्तक्षेप करने वाला राज्य क्या कहलाता है? वेरी गुड। जो आपके आर्थिक जीवन में द स्टेट दैट इंटरफेयर्स एक्सेसिवली इन इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ इज कॉल्ड। जो बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करता है उसको हम लेवियथन राज्य बोलते हैं, यानी निरंकुश टाइप का राज्य है। ये जो प्रहरी राज्य है या सिक्योरिटी स्टेट है, ये सिर्फ रक्षा करता है, आपके बाकी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। ऐसा पूंजीवादी राज्य होता है। पूंजीवादी राज्य प्रहरी राज्य होता है। पूंजीवादी राज्य वो होता है जो आपकी पूंजी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता, सिर्फ आपकी जीवन रक्षा करता है, आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है। और इसी को अत्यल्प राज्य, मिनिमल स्टेट कहा है रॉबर्ट नोजिक ने। तो ये टाइनी स्टेट या अत्यल्प राज्य है। आर्थिक और सामाजिक जीवन में जो बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता है उसको लेवियथन स्टेट बोलते हैं। सामाजिक समझौतावादी राज्य के औचित्य का आधार किसे मानते हैं? सामाजिक समझौतावादी जो सोशल कॉन्टेक्स्ट थ्योरिस्ट है, कंसीडर एज द बेसिक ऑफ इन लेजिटिमेसी ऑफ द स्टेट। कि राज्य क्यों बना था? राज्य सहमति आधारित होता है। लोगों ने आपस में सहमति करके राज्य का निर्माण किया था। यही होब्स कहता है, ये लोग कहता है, ये रूसो कहता है। और सहमति अलग अलग कामों के लिए हुई थी। होब्स कहता है लोगों ने सहमति इसलिए की थी कि उनको जीवन बचाना था। लोग कहता है इसलिए कि उनको संपत्ति बचानी थी। और रूसो कहता है उनको स्वतंत्रताएं बचानी थी। मार्गनथाउ जो कि शिकागो विश्वविद्यालय का प्रोफेसर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, जो बहुत बड़ा रियलिस्ट थिंकर है, यथार्थवादी विचारक है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद का पोप बोलते हैं उसको, कि राजनीतिक यथार्थवाद का मुख्य आधार क्या है। ये जो रियलिज्म है उसका मेन बेस क्या है? मेन बेस देखिए, यथार्थवादी शक्ति को मानते हैं, पावर। चाहे आदमी हो और चाहे राज्य हो, पावर प्राप्त करना चाहता है। और सारे युद्ध, झगड़े, अशांति मूल कारण है उसका वो है पावर। तो राज्य शांति नहीं चाहते, सुरक्षा नहीं चाहते, बल्कि वो चाहते हैं पावर। इस पावर से वो सुरक्षा और शांति प्राप्त करना चाहते हैं। किसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया? Who has used the words international politics हो या international relations interchangeably? इंटरचेंज यूज किया, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन कह दो चाहे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कह दो। हालांकि कई इसका अलग अलग मानते हैं। और ये हंस मार्गनथाउ था। मार्गनथाउ के यथार्थवाद से साम्यता नहीं रखने वाला वाक्य है।
द सेंटेंस विच इज नॉट सिमिलर टू मॉर्गेनथाउ रियलिज्म इज, सैन्य शक्ति पर अत्यधिक बल है, राजनीतिक क्षेत्र स्वायत्त नहीं निर्भर क्षेत्र है, विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है, शक्ति साधन व साध्य दोनों है। देखिए मॉर्गेनथाउ क्या कहता है, एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन मिलिट्री पावर, सही है। द पॉलिटिकल फील्ड इज नॉट एन ऑटोनोमस फील्ड बट ए डिपेंडेंट वन, नहीं, ये कहता है कि पॉलिटिकल फील्ड डिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है, ये रॉन्ग है। रेशनैलिटी इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पॉलिटिक्स, यही है कि जो पॉलिटिक्स है उसमें रैशनैलिटी होनी चाहिए, तर्क होना चाहिए, भावनाएं नहीं होनी चाहिए। मुझे क्या फायदा होगा, किसी भी राज्य ये सोचता है कि मुझे क्या फायदा होगा, वो वही चाल करता है जिससे उसको फायदा हो, भावना में बह के कोई निर्णय नहीं करता वो। पावर इज बोथ मीन्स एंड एंड, पावर दोनों है, साधन भी है और शक्ति भी है, तो साधन और साध्य दोनों है, ये भी सही है, लेकिन बी है ये रॉन्ग है। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देश तत्व परस्पर पूरक है, एक दूसरे के लिए दूसरे का त्याग आवश्यक नहीं है। फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, वन डज नॉट एंटेल सैक्रिफाइस फॉर द अदर, द जुडिशरी हैड सेड। देखिए मूल अधिकार और नीति निष्ठ तत्व है, डीपीएसपी में विवाद चलता रहता है कि फंडामेंटल राइट्स हैं ये प्राथमिक है, प्राइमरी हैं, या डीपीएस में ये प्राइमरी है। इनका तो शुरुआत में बहुत ही झगड़ा हुआ था, जहां सुप्रीम कोर्ट कहा करती थी कि फंडामेंटल राइट्स है वो प्राइमरी है, वहीं पार्लियामेंट सोशल वेलफेयर को लागू करने के लिए और सोशलिज्म को, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को लागू करने के लिए, गरीबों की स्थिति सुधारने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का यूज किया करती थी वेलफेयर स्टेट के लिए। तो फिर दोनों में झगड़ा होता था। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये कहा करती थी फंडामेंटल राइट्स है ये शक्तिशाली है, मजबूत है। फिर धीरे धीरे ये मुद्दा बढ़ता गया, तो फिर मिनर्वा मिल्स का केस हुआ, उसमें यह कहा गया कि दोनों में सामंजस्य जरूरी है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, कोई बड़ा और छोटा नहीं है, और इन दोनों में सामंजस्य बनाए रखना संविधान का मूलभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर और है, और ये सब कहा हुआ है मिनर्वा मिल्स वाद में। किस विचारक ने कहा कि वर्तमान परमाणु युग शक्ति संतुलन का स्वर्ण युग है? Which thinker said the present nuclear age the golden age the balance of power? शक्ति संतुलन में 5-6 महाशक्तियां होती है, सबके पास बराबर शक्ति होती है, ये बराबर शक्ति है। परमाणु बम जिसके पास होता है वो देश गरीब भले कितना हो, शक्ति के मामले में वो दूसरे शक्तिशाली महाशक्तिशाली परमाणु शक्ति के बराबर होता है। यानी एक तरफ अमेरिका के पास है परमाणु बम, कितना शक्तिशाली देश है, दूसरी तरफ उत्तरी कोरिया एक गरीब सा देश, उसके पास भी परमाणु बम है। अब दोनों सैन्य शक्ति के मामले में बराबर है, चाहे टैंक, हवाई जहाज, मिसाइलें भले ही कितनी अमेरिका के पास हो, लेकिन अब कम उत्तरी कोरिया भी नहीं है। तो ऐसे में जब परमाणु युग आया, जब यूएस ने, यूएसएसआर ने, यूके, ब्रिटेन ने, फ्रांस, चीन ने, इन सब ने परमाणु बम बना लिया, तो फिर मॉर्गेनथाउ ने ये कहा कि गोल्डन एज ऑफ बैलेंस ऑफ पावर है। इतने बैलेंस पावर कभी नहीं हुई थी, शक्ति में ऐसा संतुलन आज तक नहीं हुआ। राजनीति चाहे घरेलू हो या अंतरराष्ट्रीय, शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है। पॉलिटिक्स वेदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इज नथिंग बट ए पावर ऑफ स्ट्रगल, कि पावर ऑफ स्ट्रगल है चारों तरफ, शक्ति के लिए संघर्ष है, चाहे घर, देश की राजनीति हो, मैं तो कहता हूं घर की राजनीति, चाहे पति पत्नी भी झगड़ते हो तो भी वो शक्ति के लिए झगड़ते हैं। फिर पति पत्नी का तो झगड़ा क्या है, चिड़ा चिड़ी की के लड़ाई, चाल चिड़ा मैं तेरे लहराई। खैर, और ये कहना है मॉर्गेनथाउ का कि राजनीति चाहे एक देश के अंदर हो, चाहे दो देशों के मध्य आपस में हो, ये स्ट्रगल फॉर पावर है, शक्ति के लिए संघर्ष है। हर एक देश शक्ति प्राप्त करना चाहता है, चीन भारत है, चाहे भारत पाकिस्तान है, चाहे चीन और यूएस है, ये सब शक्ति के लिए झगड़ रहे हैं आपस में। सही मिलान करना है। आक्रामक यथार्थवाद किसका है? एग्रेसिव रियलिज्म मर्सहाइमर का है। रणनीतिक यथार्थवाद, स्ट्रेटेजिक रियलिज्म है, वो थॉमस सेलिंग का है। संरचनात्मक यथार्थवाद या नव यथार्थवाद, स्ट्रक्चरल रियलिज्म है केनेथ वाल्टज का। और न्यू क्लासिकल रियलिज्म या नव परंपरागत यथार्थवाद है फ्रीद जकारिया का। ये मिल गया संरचनात्मक यथार्थवाद, सेलिंग से मिल गया
सॉरी, स्ट्रक्चरल केनेथ वाल्टज का, या नव यथार्थवाद कह दे इसको, न्यू रियलिज्म। रणनीतिक थॉमस सेलिंग का है, और आक्रामक यथार्थवाद मर्सहाइमर का है। नव परंपरागत फ्रीज जकारिया का। ये बहुत ही पूछ है, ये आपके जो बुकलेट है उसमें बहुत ही अच्छी तरह से दिया हुआ है सारा मैटर, आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा। तो इसका उत्तर है ए का है आक्रामक यथार्थवाद 3, और बी का है 1, 3 1 इसमें 1 है इसका उत्तर। लोकप्रिय संप्रभुता की संकल्पना में यह विचार निहित है, द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। जो रूसो है ना, उसकी पॉपुलर सॉवरेनिटी की जो सॉवरेनिटी होती है जनता के पास होती है, जनता खुद अपने कानून स्वयं बनाती है, वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं करती, जैसा कि ब्रिटेन में, भारत में होता है कि हम अपनी संप्रभुता 5 साल के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको सौंप देते हैं। इसमें जनता खुद अपने पास रिप्रेजेंट वो रखती है पावर, इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। सरकार केवल राज्य के विस्तार के लिए अस्तित्व में नहीं, सरकार स्वयं के कल्याण के नहीं बल्कि जनता के कल्याण के लिए है। सरकार के पास दैवीय शक्ति और उसे दिव्य रूप में ही माना जाए, नहीं, दैवीय शक्तियां हैं ये तो नहीं है इसका। सरकार को स्वेच्छाचारी नीतियां बनाने का अधिकार है, नहीं। द गवर्नमेंट इज द राइट ऑफ मेक आर्बिट्री पॉलिसीज, नहीं। सरकार स्वयं के कल्याण के लिए नहीं है बल्कि जन कल्याण के लिए है, यही है पॉपुलर सॉवरेनिटी। जनता के लिए, सरकार स्वयं के लिए नहीं है। गवर्नमेंट इज नॉट फॉर हिज ओन वेलफेयर बट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। निम्न में से किस विचार के द्वारा संप्रभुता को संगठित ढोंग कहा गया? ऑर्गेनाइज्ड हिपोक्रेसी कहा गया। ये बहुत ही फेमस कोट है, एक शब्दावली है ये एक, ऑर्गेनाइज्ड हिपोक्रेसी। ये होती नहीं है, ये ऑर्गेनाइज की गई है, एक ढोंग है ये जो रचा गया है सब देशों के द्वारा, और ये कहना है स्टीफन कर्सनर का। वह मध्यकालीन तो नहीं रहा लेकिन आधुनिक भी नहीं बन सका। About whom was the statement? He was not medieval but could not become modern either. न तो वो पुराने काल को छोड़ कर नहीं नए में आ पाया, तो ये बीच में जो लटक गया वो था बोंदा। बोंदा ने संप्रभुता का विचार दिया, सोवरेनिटी, फादर ऑफ सोवरेनिटी है बोंदा, जियां बोंदा, जो कि फ्रांस का बहुत बड़ा विचारक था। उसने एक पुस्तक लिखी 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिका, उसमें उसने सोवरेनिटी, संप्रभुता का विचार दिया। लेकिन वो संप्रभुता को संप्रभु नहीं कर पाया, सर्वोच्च नहीं कर पाया, बल्कि उसने उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा दिए मध्यकाल वाले से। तो सोवरेनिटी मॉडर्न कंसेप्ट है, लेकिन उसके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए वो मेडाइवल है, तो वो दोनों के बीच में झूल गया कहीं। तो ये है, ये जियां बोंदा का है या जीन बोंदा। ऑस्टिन ने संप्रभुता संबंधी अपने विचार किस शीर्षक की पुस्तक में प्रतिपादित किए? In which book title has Austin propounded his views on sovereignty? मॉडर्न स्टेट तो इसकी पुस्तक ही नहीं है, ये तो मैकाइवर की है। 2 ट्रेटेज ऑफ गवर्नमेंट, ये लॉ की है। लेक्चर्स ऑन जूरिप्रूडेंस, ये इसकी पुस्तक है। ऑस्टिन ने इस पुस्तक में संप्रभुता के विचार दिए। जो ऑस्टिन का जो संप्रभुता का विचार है वो फिर हाईएस्ट हो गया, तो उसके बाद बहुत कुछ ज्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं पड़ी। ऑस्टिन ने कानूनी संप्रभुता का विचार दिया है, जो लीगल सोवरेनिटी है उसका विचार, कि ये राज्य के पास होती है, राज्य सर्वोच्च सत्ता होती है, वही कानून बनाता है, और सोवरेनिटी कानून के रूप में आती है, यानी कोई भी राज्य के कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकता। कौन सा विचारक सर्वोच्च शक्ति शब्द का प्रयोग करता है और संप्रभुता के प्रयोग से बचता है? वो है जॉन लॉक। Which thinker used the word supreme power and avoids the use of word sovereignty? John Locke। वो सोवरेनिटी शब्द यूज नहीं करता, हालांकि उस टाइम आ गया था सोवरेनिटी, लोग जानते थे थोड़ा बहुत सोवरेनिटी के बारे में, लेकिन इसने यूज नहीं किया उसका। उसने ऑल सुप्रीम पावर कहा इसको, सबसे बड़ी शक्ति, यानी राज्य सबसे बड़ी शक्ति होती है, धर्म वगैरह सब इसके नियंत्रण में होते हैं। बहुलवादियों ने जो प्लूरलिस्टिक के अनुसार राज्य का मुख्य कार्य क्या है? According to pluralists, the main function of the state is to remove inequality। नहीं, ये काम तो है कम्युनिस्ट स्टेट का। They provide social security, सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना, ये वेलफेयर स्टेट का काम होता है। To establish harmony among different group and communities, ये सही है।
बहुलवादी यही कहते हैं कि इसमें बहुत, किसी भी एक राज्य में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, कास्ट होती है, रिलीजन्स होते हैं, इकोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं, गरीब अमीर होते हैं, इन सब के मध्य हार्मनी बनाना ही स्टेट का उद्देश्य है। यही बहुल है, बहुल बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, ये है इसका, ये है प्रमोट द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन्स। ये फिर वेलफेयर स्टेट की चर्चा आ गई। तो जो प्लूरलिस्टिक होते हैं वो ये काम सौंपते हैं कि वो एक रेफरी की तरह होता है, जो विभिन्न समूहों के मध्य सामंजस्य बनाए रखता है, उनको झगड़ने नहीं देता, खेल खिलाता रहता है, झगड़ने नहीं देता। बहुलवादी जो प्लूरलिस्टिक होते हैं के समर्थक यह मानते हैं कि सब का विभाजन होना चाहिए। Supporters of pluralism believe that there should be division of sovereignty because the समझौते क्यों it is the result of agreement, क्योंकि एग्रीमेंट से बना नहीं, यह समाज की उपज है, यह विश्व शांति में सहायक है, यह देवी सृष्टि है। विभाजन इसलिए होना चाहिए कि समाज की उपज है ये समाज, और विभाजन इसलिए होना चाहिए कि इस एक समाज में बहुत कुछ होता है। देखिए, सबसे सोसाइटी सबसे बड़ा ग्रुप होता है। एक सोसाइटी में बाजार भी होता है, एक समाज में परिवार भी होता है, उस सोसाइटी में धर्म भी होता है, उस सोसाइटी में शिक्षण संस्थाएं भी होती है। अब राज्य किसकी बात मानेगा, एक व्यक्ति किसकी बात मानेगा, तो और इसमें राज्य भी होता है। तो राज्य अकेले, ये व्यक्ति अकेले राज्य की बात थोड़ी मानेगा, वो बाजार, परिवार, धर्म, शिक्षण संस्थाएं सबकी बात मानता है। तो क्या एक व्यक्ति सिर्फ राज्य के कानून मानता है क्या? नहीं, वो परिवार के कानूनों को मानता है, धर्म की बातें भी मानता है, गुरुजी की बातें भी मानता है। तो ये जो संप्रभुता होती है विभाजित होती है, संप्रभुता होती है वो शक्ति जिसकी हम बात मानते हैं। तो हम परिवार, धर्म, समाज, राज्य, संस्कृतियां सबकी बात मानते हैं, तो विभाजित होनी चाहिए क्योंकि समाज की उपज होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण देता है। अंडर आर्टिकल 87 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस द पार्लियामेंट इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर। जब एक साथ संवेद होते हैं या इन द ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ, या बोथ का ज्वाइंट सेशन होता है, या फिर इन द ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये या संसद के दोनों सदनों की ज्वाइंट मीटिंग। देखिए, अगर अनुच्छेद 87 आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि हमारा जो प्रेसिडेंट है वो प्रत्येक नई लोकसभा का जब पहला अधिवेशन होता है, जब लोकसभा का चुनाव होता है उसके बाद उसका पहला सेशन होता है, उसमें या किसी भी साल का जो दोनों सदनों का पहला अधिवेशन होता है उसमें वो असेंबल टुगेदर, दोनों सदनों को असेंबल टुगेदर करता है और फिर उनको वो एड्रेस करता है। तो एक साथ समवेत है, यहाँ कोई ज्वाइंट सिटिंग या ज्वाइंट मीटिंग या ज्वाइंट सेशन नहीं होता, बल्कि असेंबल्ड टुगेदर होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1, 2, 3 में वर्णित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 123। और इसका संबंध है, ये किससे है? राष्ट्रपति को संसद के विश्रांति काल में, जब संसद के दोनों सदन नहीं चल रहे हो और छुट्टी पे हो, में अध्यादेश, ऑर्डिनेंस प्रख्यापित करने की शक्ति है। सही है। इस अनुच्छेद के अधीन जो अध्यादेश निकाला जाता है उसका वही बल और प्रभाव होता है जो संसद के अधिनियम का होता है। यानी राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत जारी किया गया ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, और संसद के द्वारा बनाया गया कानून, दोनों की शक्ति एकदम बिल्कुल बराबर होती है। ऐसा अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय अपने प्रवर्ती आदेश से वापस लिया जा सकता है। बिल्कुल सही है। 1, 2 और 3 तीनों सही है। राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस को कभी भी वापस ले सकता है। ऑर्डिनेंस जारी तब होता है जब दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो और कोई कानून बनाना जरूरी हो, तो उस कानून को फिर राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस से बनाया जाता है। मिलान करना है कि कब से कब रहे हैं राष्ट्रपति। ये जो शंकर दयाल रमन साहब रहे हैं, ये रहे, राजीव गांधी ने बनाया था इनको, तो 87 से 92। फिर आगे हैं शंकर दयाल जी शर्मा, ये तब बने थे जब नरसिम्हा राव जी थे, 92 से 97। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी 7 से 12 तब, जब मनमोहन सिंह जी थे। और प्रणब मुखर्जी जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे 12 से लेके 17 तक। तो 1 का 3 है।
बी का 4 है, सी का 2 है, तो इसका उत्तर होगा 3 4 2 1। आप जब भी याद करें सभी राष्ट्रपतियों का, उपराष्ट्रपतियों का और प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल और लोकसभा अध्यक्षों का कार्यकाल जरूर याद करें। इस पे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आप प्रेसिडेंट कब से कब तक रहे, कौन रहे, वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर लोकसभा, इनको जरूर याद कर ले आप। निम्नलिखित कथनों में से असंगत कथन है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। द executive power of the union is vested in the president, आर्टिकल 52 नहीं है, 53 है ये तो। आर्टिकल 52 में तो ये है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 52 संविधान का सबसे छोटा आर्टिकल है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 54 सही है। क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 58 सही है। इम्पीचमेंट प्रोसेस, इमीडिएटली प्रोसेस है वो 61 में है, ये भी सही है। तो ये जो पहला है ए है, ये रॉन्ग है। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से किया जाता है, ये तो आप सबको पता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। पद्धति पूछी है, मेथड पूछा है। बाय व्हाट मेथड इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड? बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के लिए कितने तो प्रस्तावक चाहिए, कितने अनुमोदक चाहिए? हाउ मेनी प्रपोजर्स एंड सेकंडर्स आर रिक्वायरमेंट फॉर नॉमिनेशन फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन? देखिए, ये अब वर्तमान में एटलीस्ट 50 तो प्रपोज करने वाले चाहिए और 50 ही इनके सेकंडर्स यानी अनुमोदक से 50 प्रस्ताव रखेंगे, 50 अनुमोदन रखेंगे। ये एमपी एमएलए कोई भी हो सकते हैं। संसद के निर्वाचित एमपी और राज्य विधानसभा के निर्वाचित एमएलए, ये होने चाहिए 50-50। ये किस लिए किया गया इतना? ताकि जो एक गंभीर प्रत्याशी उनको बाहर किया जा सके। पहले कोई भी राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ लेता था, अब नहीं लड़ सकता, क्योंकि इतने प्रस्तावक और अनुमोदक जुटाना मुश्किल हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते इसमें संसद के सदस्य नहीं थे? Who among the following was not a member of parliament when he was appointed prime minister of India? आप ये सोच रहे होंगे कि कोई आदमी संसद का सदस्य हुए बगैर प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? देखिए, भारतीय संविधान कहता है कि चाहे कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है, चाहे कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है, चाहे क्यों ना वो लोकसभा और राज्यसभा का नॉमिनेटेड मेंबर ही क्यों ना हो, मनोनीत सदस्य ही क्यों ना हो, निर्वाचित होना भी जरूरी नहीं है, वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। और ऐसा व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ना लोकसभा और राज्यसभा का, वो भी 6 माह तक मंत्री बन सकता है, यानी मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है। और प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का तो सदस्य होता है, उसका हेड होता है, बस इतना ही फर्क है। वो भी अगर दोनों ही सदनों का सदस्य नहीं है तो भी 6 महीने तक प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ऐसे 2 प्रधानमंत्री अपने यहाँ बने, जो जब प्रधानमंत्री बने उस टाइम न तो लोकसभा के सदस्य थे न राज्यसभा के, ये बाद में आए हैं। ऐसे सदस्यों में एचडी देवगौड़ा है, जब प्रधानमंत्री बने उस टाइम में कर्नाटक की विधानसभा के सदस्य थे, एमएलए थे ये। और पीवी नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री बने तो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, बाद में लोकसभा के एमपी बन के आए थे ये। तो ये 3 और 4 है, उत्तर सी है इसका। निम्न में से किसने वास्तविक गुट निरपेक्षता या सच्ची गुट निरपेक्षता, अवोकेड जेन्युइन नॉन एग्रीमेंट, सॉरी नॉन अलाइनमेंट, जेन्युइन, और ये कहना है जनता पार्टी की जो सरकार थी और जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उस टाइम में गुट निरपेक्षता में सुधार करने के लिए वाला कंसेप्ट आया था। इस कंसेप्ट का तात्पर्य ये है कि 1971 तक आते आते जब हमने इंडिया पाकिस्तान युद्ध के समय यूएसएसआर से सहयोग लिया तो हमने उसके साथ एक सहायता संधि की थी, हालांकि एक हेर फेर रूप में सैन्य संधि थी। लेकिन गुट निरपेक्ष देश किसी भी महाशक्ति यूएस और यूएसएसआर के साथ सैन्य संधि नहीं कर सकते थे। लेकिन भारत ने, हालांकि संधि की उसका रूप अलग था, लेकिन फिर भी ये कहा गया कि भारत ने गुट निरपेक्षता को त्याग दिया है। और
उसका एक महाशक्ति सोवियत संघ की ओर झुकाव हो गया है। तो इस झुकाव को बैलेंस करने के लिए, यूएसएसआर और यूएसएसआर के मध्य रहने के लिए, दोनों महाशक्ति गुटों से दूर रहने के लिए, फिर एक और कंसेप्ट आया जो जनता पार्टी की जब सरकार बनी 1977 में, प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई और विदेश मंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। उस टाइम फिर वास्तविक गुट निरपेक्षता या सच्ची गुट निरपेक्षता का मुद्दा आया 1977 में। निम्न में से किसने 2 बार कार्यवाह प्रधानमंत्री की भूमिका का निर्वहन किया? हु अमंग द फॉलोइंग डिस्चार्ज द रोल ऑफ एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ट्विस? 2 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर है। एक बार जब डेथ हो गई थी जवाहरलाल नेहरू जी की, और एक बार जब डेथ हो गई थी लाल बहादुर शास्त्री जी की। तो फिर कार्यवाह एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, आप सबको याद है, वो है गुलजारी लाल नंदा जी। संसदीय व्यवस्था होने के कारण भारत में प्रधानमंत्री को क्या कहा जा सकता है? संसदीय व्यवस्था के कारण उसको हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है। संसदीय व्यवस्था में 2 प्रकार के हेड होते हैं। एक होता है हेड ऑफ द स्टेट जो राष्ट्रपति होता है नाम मात्र का, एक होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो प्रधानमंत्री होता है, ये वास्तविक होता है। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत 75(1) के अंतर्गत यह प्रावधान शामिल किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, और इसके लिए 51वां संविधान संशोधन किया गया कि इसमें मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित कर दिया गया कि लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसका 15% से ज्यादा नहीं होगा। प्रधानमंत्री उस 15% में शामिल है, ये और याद रखना आपको। प्रधानमंत्री के अतिरिक्त नहीं, प्रधानमंत्री सहित ही 15% होगा लोकसभा की, वो भी संसद की कुल सदस्य संख्या नहीं, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% होगा मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का जो साइज है, आकार है। और इसके लिए 51वां संविधान संशोधन 2003 किया गया जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला तब वे किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे? When विश्वनाथ प्रताप सिंह took over as the Prime Minister of India, he was associated with the which political party? और ये थे जनता दल। देखिए जनता पार्टी अलग है और जनता दल अलग है। जनता पार्टी मोरारजी देसाई वाली थी, जनता दल था ये विश्वनाथ प्रताप सिंह और चौधरी देवीलाल और चंद्रशेखर, इन्होंने बनाया था। तो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, इन्होंने बनाया था जनता दल, ये जनता दल के थे। और उससे जो सरकार बनी उसको हम राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बोलते हैं। एक संयुक्त मोर्चा था, एक गठबंधन सरकार थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार, और खुद जनता दल से थे। 100वें संविधान संशोधन से अप्रभावित राज्य है। 100वां संविधान संशोधन 2015, इसके द्वारा इंडिया और बांग्लादेश में लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट किया गया, और जो एनक्लेव थे, अंतः क्षेत्र थे, उनकी अदला बदली की गई। भारत का कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिया गया, बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र भारत को आया, और लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हो गया, सीमा समझौता हो गया। और इससे जो राज्य प्रभावित हुए आपको याद रखना पड़ेगा, 4 राज्य प्रभावित हुए थे। उसमें सिक्किम नहीं था, बल्कि त्रिपुरा, मेघालय, असम, और एक और राज्य था वो पश्चिमी बंगाल था। इन चारों की सीमा चेंज हुई थी। तो जब भी अपना देश किसी दूसरे देश को कुछ देता है, भूमि देता है, ऐसे सीमा परिवर्तित होती है राज्यों की, उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। अगर वैसे सीधा ही सीमा चेंज हो, एक दूसरे की राज्य को भूमि दे के सीमा चेंज हो, तो उसके लिए संशोधन नहीं करना पड़ता। ये कहता है अनुच्छेद 4 कि राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र साधारण बहुमत से बदला जा सकता है, लेकिन दूसरे राज्य को देंगे तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो ये 4 राज्य याद रखना जो 100वें संविधान संशोधन 2015 से हुआ था। द स्टेट विच रिमेन अनअफेक्टेड बाय द 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और वो था सिक्किम। इसकी जगह पश्चिम बंगाल याद रखें। ये 4 ही राज्य थे, इनके नाम अच्छी तरह से रट लें, बहुत आता है ये क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन पहचानो आप। दल बदल कानून 52वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1985, सही है। दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची है, ये भी सही है।
यदि मनोनीत सदस्य द नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस एनी पार्टी, जैसे राज्यसभा के 12 सदस्य हैं, विद इन 6 months ही विल नॉट कंसिडर्ड ए डिफेक्शन। बिल्कुल ये भी सही है कि 6 माह के अंदर अंदर वो पार्टी में शामिल हो जाता है तो डिफेक्शन में नहीं आएगा, दल बदल में। बाद में 6 महीने बाद शामिल हो तो डिफेक्शन में आ सकता है वो। तो इसके कोई भी गलत नहीं है, सारे के सारे हैं वो ट्रू है, तो नन है। गरीबी हटाओ भारत किस लोकसभा निर्वाचन का प्रमुख नारा था? 1971 में जो चुनाव हुआ उसका नारा था। विपक्षी दलों ने, जो कांग्रेस के विपक्षी दल थे, इंदिरा गांधी के विरोधियों ने नारा दिया इंदिरा हटाओ। तो इंदिरा ने एक समाजवादी नारा दिया गरीबी हटाओ, और गरीबी हटाओ के नारे ने इतना जोरदार काम किया कि इंदिरा गांधी बहुत अच्छे बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनी। ये तो गरीबी हटाओ का नारा 1971 में लगा था। इंदिरा हटाओ, गरीबी हटाओ। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति किसमें निहित है? हु इज vested with the power of call a joint meeting, joint sitting नहीं, joint meeting of the both house of parliament। और ये भारत के राष्ट्रपति बुला सकते हैं आर्टिकल 108 के तहत, जब दोनों सदनों में साधारण विधेयक को लेके जब विवाद हो जाता है, जो जनरल बिल है उसको लेके जब दोनों हाउसेज में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तब ज्वाइंट मीटिंग होती है और ये राष्ट्रपति बुलाते हैं आर्टिकल 108 के तहत। ये 108 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल, आप इसको याद रखना, ज्वाइंट मीटिंग को लेके है ये। लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द पोस्ट ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा? कि ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। नहीं, वो कोई प्रेसिडेंट के प्लेजर से ऑफिस थोड़ी संभालता है, कोई राज्यपाल थोड़ी है। ये तो राज्यपाल होता है जो, या फिर जो मंत्रिपरिषद होती है, कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट, ये राष्ट्रपति के प्लेजर के उपरांत पद पे रहती है, राज्य गवर्नर और ये। लेकिन ये तो नहीं रहता, इसको तो लोकसभा के सदस्य बनाते हैं, वही हटाते हैं। तो पहला गलत है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द ही शुड बी ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द टाइम ऑफ हिज इलेक्शन, बट ही विल हैव टू बिकम ए मेंबर ऑफ द हाउस विद इन 6 months आफ्टर हिज इलेक्शन। ये भी नहीं, ये भी नहीं है। वो ही बनेगा स्पीकर जो उस टाइम संसद का, लोकसभा का सदस्य होगा। अगर लोकसभा का सदस्य नहीं है तो स्पीकर नहीं बन सकता। 6 महीने का प्रावधान मंत्रिपरिषद में है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में है, इसमें नहीं है वो। इफ द हाउस इज डिसॉल्व्ड बिफोर द नॉर्मल टर्म ही विल हैव टू लीव हिज पोस्ट। नहीं, अगर हाउस डिसॉल्व हो जाता है तो उसका पद खत्म नहीं होता, बल्कि वो तब तक बना रहता है जब तक कि नया इलेक्शन नहीं हो जाता। ये भी गलत है। तो सही क्या है? फिर लास्ट वाला सही हो जाएगा। इफ ही वांट्स टू रिजाइन ही विल हैव टू एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर। बिल्कुल सही है, वो रेजिग्नेशन अपना इस्तीफा वो डेप्यूटी स्पीकर को देता है। राज्यसभा के गठन के संबंध में निम्न कौन से कथन सही है? Which of the following statements is correct regarding the formation of राज्यसभा? राज्यसभा में 238 से अधिक सदस्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नहीं, वर्तमान में कहां करते हैं? 233 ही कर रहे हैं अभी। उसमें से 3 यूटी हैं, पुदुचेरी, जे&के और दिल्ली, और 28 स्टेट्स हैं। इनके 233 मेंबर्स हैं। 12 मेंबर वो नॉमिनेटेड होते हैं, अभी 245 आ रहे हैं, हालांकि 250 है टोटल इनकी। राज्यसभा में पुदुचेरी के प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं, एक मेंबर आता है, सही है। संविधान की 3री अनुसूची राज्यसभा में राज्य के सीटों के आवंटन से संबंधित है। 3री नहीं है, 4थी अनुसूची है। जो शेड्यूल 4th है, ये राज्यसभा में किस राज्य की सीट कितनी होगी ये है, ये तो 4 नंबर है। संविधान की 4थी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन से संबंधित है, ये सही है। थोड़ा क्वेश्चन में गलत है, इस क्वेश्चन का बी भी सही है और इसका डी भी सही है। कई बार ये मिस्टेक हो जाती है, बाय चांस ह्यूमन एरर है ये। इसका बी और डी दोनों ही सही है। भारतीय संसद के एक सदन की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? यानी संसद का कोई एक सदन चलाए रखने के लिए मिनिमम जो मेंबर्स है वो कितने आने चाहिए? ये है सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कर्तव्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है?
बाई whom does the Parliament of India control the action of the Council of Ministers? एडजोर्नमेंट मोशन के द्वारा रखती है, क्वेश्चन आवर है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस है, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्न काल और अनुपूरक प्रश्न। ये तीन वो तरीके हैं जिनके माध्यम से, तीनों ही तरीकों से हमारी जो संसद है वो मंत्रिपरिषद को कंट्रोल करती है। 1, 2 एंड 3 तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, सहकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 लोग होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। इतना ही गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कमेटी होती है, ये सरकारी उपक्रम जो समिति होती है। एस्टिमेट कमेटी में 30 मेंबर होते हैं, 30 के 30 लोकसभा के होते हैं। सबसे बड़ी कमेटी ये होती है, इसमें भी 22 ही होते हैं, इसमें भी 22 होते हैं। इन कमेटीज के ऊपर जरूर क्वेश्चन आता है, 1, 2 और 3। ये 3 वित्तीय स्थायी समितियां हैं, इनको जरूर याद करके जाना आप। यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो उसके पश्चात क्या होगा? If the Rajya Sabha makes a substantive amendment to money bill, what will happen thereafter? क्या होगा कि लोकसभा राज्यसभा के अनुशासन को स्वीकार कर या अस्वीकार कर इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। यही होगा, वो चाहे तो राज्यसभा की अनुशासन को स्वीकार कर ले, अस्वीकार कर ले, ये सही है। लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती, नहीं ये नहीं है, कर सकती है। वो लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाती। राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। धन विधेयक के ऊपर, मनी बिल के ऊपर जो ज्वाइंट मीटिंग होती नहीं है। तो इसका उत्तर ए ही है। दोस्तों, आपके एनटीए जो एग्जाम लेगा उसमें 75 क्वेश्चन ही आएंगे। अगर पेपर ठीक ठाक आता है और आप 50-55 क्वेश्चन कर देते हैं तो आपका किसी भी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो जाएगा। और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे फिर आपको उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी अपनी खुद की जो प्रायोरिटी उसके अकॉर्डिंग मिलती जाएगी। तो आप तैयारी जारी रखें, थोड़ा फैक्ट्स है उनकी तरफ भी ध्यान दें, कंसेप्ट है उनकी तरफ भी ध्यान दें, और बिल्कुल आप एक पूरा मैनेज करके और अगले 2 महीने तक खुद को कैसे समर्पित करते हैं राजनीति विज्ञान के प्रति, वही आपका भविष्य निर्धारित कर देगा। हाँ, ये है कि अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चले गए हैं तो 1.5 साल में आपकी नेट जेआरएफ हो जाएगी। फिर आप रिसर्च करना, यूपीएससी की तैयारी करना, या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना, या बीएड करना, स्कूल लेक्चरर बनना, ये आपकी इच्छा है, या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। लेकिन आपका रास्ता जो सुगम होगा वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाने से ही होगा। आपका विषय का ज्ञान बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इसलिए आप सीयूईटी पीजी 2025 राजनीति विज्ञान की तैयारी मनोयोग पूर्वक करते रहें, दूसरों को भी मोटिवेट करते रहें, खुद भी मोटिवेट रहें। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।